हमने पिछली क्लास में चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट किया था, मार्केटिंग कॉन्सेप्ट्स। उसमें सबसे पहले हमने डेफिनेशन पढ़ी थी मार्केटिंग की। सही है। मार्केटिंग एक सिंगल एक्टिविटी है, एक प्रोसेस है, एक इंस्टीट्यूशन है। सर, सिंगल एक्टिविटी का मतलब है कि एक टास्क परफॉर्म कर लिया। प्रोसेस का मतलब है कि मल्टीपल एक्टिविटीज है, सेट ऑफ एक्टिविटीज है। इंस्टीट्यूशन इंस्टीट्यूशन का मतलब यह है कि आपके पास सेट ऑफ एक्टिविटीज तो है, लेकिन वो अरेंज्ड फॉर्म में। यानी कि मार्केटिंग में आप बहुत सारे जो काम कर रहे होते हो वो एब्रप्टली नहीं कर रहे होते, क्या पहले ये कर लिया फिर वो कर लिया फिर फला कर लिया। नहीं, आपके पास एक सीक्वेंस होती है। सही है। एक ऑर्गेनाइजेशन होती है, एक अरेंजमेंट होती है। उसके तहत क्या करते हो, आप अपनी एक्टिविटीज परफॉर्म करते हो, तो वो एक इंस्टीट्यूशन बन जाता है। तो मार्केटिंग एक सिंगल एक्टिविटी, मार्केटिंग इज एन एक्टिविटी, अ प्रोसेस और एन इंस्टीट्यूशन। सही है। दैट क्रिएट्स। सही है। पहले क्रिएट किया। सही है। फिर उसके बाद क्या होता है, प्रमोट। पहले आपने क्रिएट किया, फिर आपने उसको कम्युनिकेट किया, प्रमोट किया। उसके बाद आपने क्या किया कि आपने उसको डिस्ट्रीब्यूट किया, ट्रांसपोर्ट वगैरह। और उसके बाद आपने फिर उसको एक्सचेंज किया। दैट क्रिएट्स, कम्युनिकेट्स, डिस्ट्रीब्यूट्स एंड एक्सचेंज व्हाट, वैल्यू। वैल्यू को एक्सचेंज करेंगे किसके साथ, अपने कस्टमर्स के साथ, अब वो चाहे बिजनेस हो या फिर वो कंज्यूमर हो। दिस इज द अल्टीमेट डेफिनेशन ऑफ मार्केटिंग। मैं आप लोगों से शेयर कर लूंगा, ठीक है। डेफिनेशन हमने देखी, उसके बाद हमने देखा कि एक होता है मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। मार्केटिंग कॉन्सेप्ट बताता है आपको कि मार्केटिंग का जो स्कोप है वो बहुत लिमिटेड नहीं, बल्कि काफी एक्सटेंडेड, काफी एक्सपेंडेड जो है इसका स्कोप है। कि यहाँ पे जब आप ये डिसाइड कर रहे होते हो कि आपका प्रोडक्ट क्या होगा, वहां से मार्केटिंग शुरू हो जाती है। यू विल प्रोड्यूस जो कि कंज्यूमर या कस्टमर परचेज करना चाहेगा, इंस्टेड आप वो प्रोड्यूस करो जो आप प्रोड्यूस करना चाह रहे हो। तो यहाँ पे मार्केटिंग रिसर्च, प्रोक्योरमेंट, प्रोडक्शन। सही है। फिर ये डिसीजन कि कितनी क्वांटिटी में प्रोड्यूस करना है, कहाँ प्रोड्यूस करना है, कॉस्ट को कैसे रिड्यूस करना है, क्वालिटी को कैसे इंश्योर करना है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, हर चीज मार्केटिंग का पार्ट बन जाती है। सही है। उसके बाद वंस प्रोड्यूस्ड, नेक्स्ट क्वेश्चन वुड बी कि आप उसको किस तरीके से ग्रेड करोगे, किस तरीके से सॉर्ट करोगे, किस तरीके से उसकी असेंबली करोगे, किस तरीके से उसकी पैकेजिंग होगी। पैकेजिंग भी मार्केटिंग का पार्ट है। तुमने एक चीज नोट की होगी, जो आपके पास महंगी चीजें होती हैं उनकी पैकेजिंग कॉस्ट ज्यादा होती है। वो मल्टीपल लेयर के अंदर पैक्ड होती हैं। उसके जो प्लास्टिक होता है वो अच्छी क्वालिटी का होता है, जो उसका गत्ता होता है वो अच्छी क्वालिटी का होता है, जिसकी प्रिंटिंग होती है वो बहुत फिनिश्ड फॉर्म में होती है। सही है। और अगर उसके कॉन्ट्ररी देखा जाए, जो सस्ती चीजें होती हैं वो बिल्कुल पन्नी वाली थैली जो होती है, उसके अंदर क्या होता है, स्टेपल लगा के दे दी जाती है। तो यहाँ पे पैकेजिंग भी आ जाती है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप वुड बी कि इसकी ट्रांसपोर्टेशन क्या होगी। ट्रांसपोर्टेशन कंटेन्स एवरीथिंग, जैसे कि आपके पास स्टोर वेयर हाउस आ जाता है। सही। इंश्योरेंस आ जाता है, रिस्क आ जाता है। सही है। फाइनेंसेस आ जाते हैं। सही है। फिर अल्टीमेटली सेल्स आता है, सेल्स में एक्सचेंज ऑफ वैल्यू होती है। और अल्टीमेटली फिर कस्टमर सर्विसेज आ जाती है। तो मार्केटिंग कॉन्सेप्ट जो है वो काफी ज्यादा फैला हुआ है। फिर हमने एक और कॉन्सेप्ट पढ़ा था, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बेसिकली क्या है, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी आपको हेल्प करता है कि आप इंप्लीमेंट कर सको। मार्केटिंग स्ट्रेटेजी आपको हेल्प करता है कि आप इंप्लीमेंट कर सको वो जो मार्केटिंग कॉन्सेप्ट जो हमने पढ़ा। और उसके साथ साथ कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट मार्केटिंग कॉन्सेप्ट से थोड़ा सा बाद में आता है कि वंस यू सोल्ड समथिंग, नाउ इट्स योर टाइम कि आप क्या करो, उस कस्टमर को रिटेन करो। तो ये दोनों चीजें मार्केटिंग स्ट्रेटेजी का पार्ट आ जाती है। सही है। तो मार्केटिंग स्ट्रेटेजी कैसे बनाओ, आप मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बनाते हो दो चीजों से। नंबर वन, मार्केटिंग मिक्स। और नंबर टू, टारगेट मार्केट। सर, हाउ डू यू टारगेट योर मार्केट? यू टारगेट योर मार्केट बाय सेगमेंटिंग देम। आप उनको सेगमेंट कर देते हो, बहुत सारे हिस्सों में तोड़ देते हो। सही है। फिर आप देखते हो कि किस हिस्से को आपने टारगेट करना है। सही है। जैसे कि आप उनको एज की बेसिस पे, रिलीजन की बेसिस पे, जेंडर की बेसिस पे, लैंग्वेज की बेसिस पे, कल्चर की बेसिस पे, बाइंग बिहेवियर की बेसिस पे, इनकम की बेसिस पे, उनके वैल्यूज, उनका बिलीफ, ठीक है, उनका बिहेवियर। सही है। उसकी बेसिस पे, उनके स्टेरियोटाइपिंग की बेसिस पे आप क्या करते हो, चीजें उनको टारगेट कर रहे होते हो। एक अप्रोच होती है टोटल मार्केट अप्रोच, जिसमें आप सेगमेंटेशन नहीं करते, आप सबको मार्केट कर रहे होते हो। लेकिन हर बिजनेस ये चीज अफोर्ड नहीं कर सकता। रीजन भी कि वहां पे अफोर्डेबिलिटी का इश्यू आ जाता है, क्योंकि मैं जब कॉस्ट लगा रहा हूं ना मार्केटिंग की, तो वो स्प्रेड होती है नंबर ऑफ पीपल पे। अगर मेरी टारगेट ऑडियंस 10 करोड़ की है और मेरी बजट 10 करोड़ का है, तो एक बंदे पे 1 रुपया लगा रहा हूं तो इम्पैक्ट वो नहीं आएगा। अगर मेरा जो बजट है लेट सपोज 10 करोड़ का है और मेरी टारगेट ऑडियंस 1 करोड़ की है, तो हर बंदे पे मैं 10 रुपए लगा रहा हूं तो इम्पैक्ट 10 टाइम्स बढ़ जाएगा। अगर मेरा बजट 10 करोड़ का है, मेरी टारगेट ऑडियंस लेट सपोज 10 लाख की है, तो इसका मतलब है मैं हर बंदे पे 100 रुपए लगा रहा हूं,
तो मेरा इम्पैक्ट और ज्यादा बेहतर हो जाएगा। सही है। तो यहाँ पे आप जितनी ऑडियंस को फिल्टर करोगे, जितना उसको सेगमेंट करोगे, सेग्रीगेट करोगे, तोड़ोगे, स्पेसिफाई करोगे, उतना ज्यादा आपका बजट एफिशिएंटली एलोकेट करेगा। मैंने आपको एग्जांपल दी थी। लेट सपोज अगर मैं जो है ना क्या करूं, आईक्यू स्कूल ऑफ फाइनेंस की एडमिशन ओपन की पोस्ट को क्या करूं, ऐसे ही अक्रॉस पाकिस्तान उसको मार्केट कर दूं, तो लिटरली वही वाले रिप्लाई आएंगे लव यू वाले। तो इसका कोई फायदा नहीं। ठीक है। तो मैं क्या करूंगा कि मैं स्पेसिफाई करूंगा, फेसबुक को बताऊंगा भाई एज ब्रैकेट ये होना चाहिए, शहर ये होना चाहिए, स्कूल ये होना चाहिए, कॉलेज ये होना चाहिए, प्रेफरेंसेस ये होने चाहिए, लाइफस्टाइल ये होना चाहिए। तो फेसबुक बताएगा कि अब तुम्हारे पास इस तरीके की ना अजीबोगरीब किस्म के कमेंट्स नहीं आएंगे। वो फिर भी आ जाता, समझ नहीं आता क्यों। खैर, तो ये हमने पढ़ा था। फिर इसके बाद टारगेट मार्केट के बाद हमने बात की थी मार्केटिंग मिक्स थी, कि मार्केटिंग मिक्स में आपके पास 4 पीस होते हैं। एक प्रोड्यूसर 4 पीस पे फोकस करता है, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। तो वही वाली बात है कि क्रिएशन ऑफ वैल्यू, कम्युनिकेशन ऑफ वैल्यू, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वैल्यू, एक्सचेंज ऑफ वैल्यू। प्राइस क्या एक्सचेंज, डिस्ट्रीब्यूशन क्या है प्लेस, सही है, कम्युनिकेशन क्या है प्रमोशन, और प्रोडक्ट क्या है क्रिएशन। तो आप जो प्रोडक्ट क्रिएट करोगे, क्या है ये, क्या बंद हो गया, मुझसे बंद हो गया। खैर चलो, मैं बता दूंगा कौन से पेज पे हूं मैं। ठीक है। तो यहाँ पे बात हो रही है कि आप जो प्रोडक्ट क्रिएट कर रहे हो, सही है, तो प्रोडक्ट क्या होगा, सही है, इसके अलावा उस प्रोडक्ट की वैल्यू कस्टमर को क्या जा रही है, वो सारी चीजें हमने पढ़ी थी। उसके बाद वी डिस्कस्ड अबाउट द प्रमोशन, कि किस तरीके से आप प्रमोट करोगे। मैंने आपको बताया था कि हर बिजनेस एक तरीके से अपने प्रोडक्ट्स को प्रमोट नहीं कर रहा होता। सही है। हर बिजनेस अलग अलग प्रमोशनल एक्टिविटीज को या स्ट्रेटजीज को क्या कर रहा था, इंटीग्रेट कर रहा होता अपनी मार्केटिंग एक्टिविटीज के अंदर, के वो प्रमोशन चल रही होती है। उसके बाद वी डिस्कस्ड अबाउट प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस। ये ई प्लेस भी हो सकती है या फिर फिजिकल प्लेस भी हो सकती है। और लास्ट प्राइस, एक्सचेंज ऑफ वैल्यू, कि कुछ लोग पैसे देने को तैयार होते हैं, कुछ लोग पैसों के साथ टाइम एफर्ट्स देने को भी तैयार होते हैं। तो अगर आपका प्रोडक्ट ऐसा है तो लोग क्या करेंगे कि उसको खरीदने के लिए ख्वारी भी उठाने को तैयार होंगे। सही है। फिर उसके बाद वी डिस्कस्ड अबाउट प्रोडक्ट, कि प्रोडक्ट क्या होता है, एनीथिंग दैट इज ऑफर्ड इन द मार्केट, सही है, फॉर पीपल टू अटेंड, सही, उसको अटेंड करें, सही, अटेंशन दे, उसके बाद क्या करें, उसे अक्वायर करें, परचेज करें और उसे यूज करें। अब दैट माइट सेटिस्फाई देयर वांट्स और नीड्स, शायद उसकी नीड्स को सेटिस्फाई करे या ना करे। सही है। तो एक प्रोडक्ट जो है वो क्या होता है, फिजिकल नेचर का भी हो सकता है, वो जो है वो सर्विसेज भी हो सकती हैं, वो पर्सन, ऑर्गेनाइजेशन, आइडिया भी हो सकता है। एक प्रोडक्ट को प्रोडक्ट 4 चीजें बनाती है, 4 कैरेक्टरिस्टिक्स। एक रेलेवेंट होना चाहिए, लोग रिलेट करें। दूसरा उसका नाम होना चाहिए। तीसरा वो एडेप्टेबिलिटी होनी चाहिए उसके अंदर। और चौथा वो कम्युनिकेटेड होना चाहिए। सही है। नाम हो, कम्युनिकेट किया हुआ हो, रिलेट करे और उसे कम्युनिकेट किया हुआ हो। सही है। फिर हम देखा था कि अगर लेट सपोज मैं बात करूं कंज्यूमर के कंजम्पशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, कंजम्पशन के पॉइंट ऑफ व्यू से 2 किस्म के प्रोडक्ट होते हैं, कंज्यूमर प्रोडक्ट और इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट। कंज्यूमर प्रोडक्ट में आपके पास 3 किस्म के प्रोडक्ट आ जाते हैं, कन्वीनियंस, शॉपिंग और स्पेशलिटी। सही है। ये बेसिकली आप जिस फ्रीक्वेंसी से उसको यूज कर रहे हो तो कैटेगराइज कर देता है। सबसे फ्रीक्वेंटली यूज्ड या सबसे फ्रीक्वेंटली कंज्यूम्ड प्रोडक्ट जो होता है वो कन्वीनियंस प्रोडक्ट होता है, तो फ्रीक्वेंसी कम हो जाए तो शॉपिंग, फ्रीक्वेंसी उससे कम हो जाए तो स्पेशलिटी। इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट में आपके पास 4 प्रोडक्ट्स होते हैं। एक आपके पास होता है रॉ मटेरियल, जो कि बिजनेसेस अपने नेचुरल फॉर्म में, रॉ फॉर्म में हासिल करते हो, बिजनेस के अंदर एज इनपुट ले रही होती है। फिर कुछ आपके पास प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जो कि कैपिटल नेचर के होते हैं, वो प्रोसेस फॉर्म में होते हैं, बिजनेस उनको एज इनपुट लेती है और प्रोडक्शन में हेल्प कर रही होती है। कुछ चीजें आपके पास फिनिश गुड में होती हैं, फॉर्म में होती हैं, लेकिन ना वो कैपिटल में जा रही होती हैं, क्योंकि उनकी सिग्निफिकेंस, उनकी कॉस्ट इतनी इनसिग्निफिकेंट होती है कि उनको रखना ना रखना एक ही बात है, उनको सप्लाईज का नाम दे देते हैं। अब देखा जाए तो कील भी बनाई जाती है, ऐसा नहीं होता मैं जमीन खोदूंगा तो कीले मिलेंगी मुझे, इसका मतलब एक काला जादू हुआ है भाई। ठीक है। तो अगर आप जमीन खोद के कीले निकाल रहे हो तो ये नेचुरल रिसोर्स नहीं है, तो बाकायदा प्रोसेस्ड रिसोर्सेज जो आपके लिए प्रोसेस किया गया है। ठीक है, अल्लाह ना करे। खैर, तो यहाँ पे जो कील है ये क्या है, आपके पास फिनिश प्रोडक्ट है, लेकिन आप यूज कर रहे हो तो उसकी कॉस्ट इनसिग्निफिकेंट है, तो उसको सप्लाईज में डाल दिया, कैपिटल में उसको नहीं रखा। फिर आपके पास एक और किस्म का कैपिटल आइटम होता है जो कि प्रोसेस फॉर्म में होता है, लेकिन आप उसको क्या कर रहे होते हो कि प्रोडक्शन में हेल्प नहीं कर रहे होते, बल्कि चीजों को असेंबल करने में हेल्प कर रहे होते हो, तो वो आता है मैन्युफैक्चर्ड पार्ट में। गाड़ी के अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि आप स्टैंड अलोन भी यूज कर सकते हो, जैसे कि एसी। एसी अलग से भी यूज किया जा सकता है, वो प्रोडक्ट है, लेकिन गाड़ी के अंदर असेंबल होकर क्या बन जाता है, वो मैन्युफैक्चर्ड पार्ट बन जाता है। सिमिलरली
आपके पास जो स्पीकर्स होते हैं, सही है, वो अलग से यूज किए जा सकते हैं, लेकिन गाड़ी के अंदर क्या होता है, मैन्युफैक्चर्ड पार्ट बन जाता है। अब कोई बोलेगा स्टेयरिंग, तो मुझे नहीं पता, बैठ के स्टेयरिंग चला रहा हूँ वो अलग बात है, लेकिन स्टेयरिंग तो मैन्युफैक्चर्ड पार्ट ही होता है, सही है। इसके बाद अब आपके पास जो नया कॉन्सेप्ट, सॉरी फिर हमने पढ़ा था लाइफ साइकिल, लाइफ साइकिल, ठीक है। प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल हमने पढ़ी थी, तो 4 स्टेजेस होते हैं। पहला क्या होता है, इंट्रोडक्शन। यहाँ पे आप क्या करते हो, मार्केटिंग में अवेयर कर रहे हो तो लोगों को, ये वो स्टेज होता है जहाँ पे आपने इंट्रोड्यूस किया होता है अपने प्रोडक्ट को, सही है। यहाँ पे आपके पास शायद इनिशियली लॉसेस हो रहे हो। अच्छा, यहाँ पे एक प्राइसिंग टेक्निक होती है, सॉरी मैंने वो स्किप कर दी थी। इंट्रोडक्शन फेज, याद रखना, इंट्रोडक्शन फेज यहाँ पे आप करते हो प्राइस स्कैमिंग। इंट्रोडक्शन फेज यहाँ पे आप करते हो प्राइस स्कैमिंग, सही है, लिखा हुआ भी होगा पैराग्राफ के एंड में। प्राइस स्किमिंग का मतलब क्या होता है, देखो समटाइम्स ना बंदे क्या करते हैं कि जब नया प्रोडक्ट मार्केट में लेकर आते हैं ना, दे फील लाइक कि हमारा कोई कंपैटिटर नहीं है, सही है, हमारा कोई कंपैटिटर नहीं है, तो यहाँ पे हम जो भी प्राइस सेट करना चाहे कर लेंगे, लोगों को वैल्यू दिखेगी तो वो परचेज करेंगे। लेट सपोज अगर मेरा प्रोडक्ट 100 रुपए का बन रहा है, मैं उसकी प्राइस सेट कर दूं 1000 रुपए, तो इसका मतलब है कि मुझे 900% प्रॉफिट हो रहा है, 9 टाइम्स प्रॉफिट हो रहा है, सही है। मैं ये एक्टिविटी पता है क्यों करूंगा, देखो लेट सपोज मैंने पहला साल पूरा चलाया अपना प्रोडक्ट, तो उसकी वजह से ये होगा कि लोगों ने खरीदा उसको, तो मुझे प्रॉफिट एबनॉर्मल हो रहा है, मैं उस प्रॉफिट को जाया नहीं करूंगा, बिजनेस पे रीइन्वेस्ट कर दूंगा, मेरा बिजनेस एक्सपेंड करेगा। अगले साल क्या होगा, अब लोगों की यूटिलिटी कम होना शुरू होगी, अभी कंपटीशन नहीं आया, अब यूटिलिटी कम होगी, कि शुरू में तो उन्होंने बहुत परचेज किया क्योंकि एक यूनिक चीज थी। अब यूटिलिटी आपको पता है, मार्जिनल यूटिलिटी आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो आपकी हर एडिशनल जो यूटिलिटी होगी वो क्या होगी, रिड्यूस हो रही होगी, तो वहां पे क्या होगा, लोग कम परचेज करेंगे, तो वहां पे आप क्या करोगे, प्रॉफिट गिराओगे ताकि उनकी यूटिलिटी बढ़ जाए। डिमांड सप्लाई होती है ना, तो पता है, तुम्हें पता है मार्जिनल यूटिलिटी एक्स लाइक डिमांड, कि प्राइस करेगी तो डिमांड बढ़ जाएगी, ये तुम्हें पता होना चाहिए कि मार्जिनल यूटिलिटी एक्स लाइक डिमांड, कि अगर आपने प्राइस को कम कर दिया तो मार्जिनल यूटिलिटी बढ़ जाती है, सही है। तो मार्जिनल यूटिलिटी बढ़ जाएगी थोड़ा टाइम के लिए, उसके बाद क्या होगा, आपने प्राइस कम, लेकिन कितनी कम कर लोगे, आपने 100 रुपए की चीज बना रहे थे, पहले 900 की बेच रहे थे, 1000 की बेच रहे थे, अब आपने शायद कोई 400 रुपए की बेचना शुरू कर दोगे 40% डिस्काउंट के साथ, सही है। अब आप उससे ज्यादा तो कम नहीं करोगे, अब क्या होगा कि वो जो 40% आपने कम किया था उस पर आपकी मार्जिनल यूटिलिटी बढ़ी, फिर वापस से एलिमिनेशन होना शुरू हो गई क्योंकि उसकी कैरेक्टरिस्टिक रही है। अब क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट स्टेप ये होगा कि आप क्या करोगे, आप उस वक्त तक आपके पास कंपेटिटर्स आ चुके होंगे, कंपेटिटर्स आ चुके होंगे तो जाहिर सी बात है आपकी मार्केट और बढ़ जाएगी। तो पहले ही लोगों की यूटिलिटी कम होना शुरू हो गई थी, और फिर साथ ही साथ लोगों ने कंपेटिटर्स में भी अपने आप को डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू कर दिया, सही है। तो यहाँ पे क्या होता है कि इसका मतलब है कि मेच्योरिटी फेज पर अगर आपकी सेल्स डिक्लाइन होना शुरू हो गई, तो शुरू में जो तुमने प्राइस स्कीमिंग की थी ना, तो वो तुम ओवर द पीरियड ऑफ टाइम स्प्रेड कर सकते हो, कि जो तुमने शुरू में ज्यादा पैसे लिए थे ना, तो उसको क्या कर सकते हो, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उसको स्प्रेड कर सकते हो, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करके नया प्रोडक्ट बना सकते हो, इसके अंदर इनोवेशन लेकर आ सकते हो। लेकिन अगर शुरू में प्राइस कीमिंग नहीं की होती कि यार अभी तो बहुत कस्टमर है, सस्ते में बेचो, कम प्रॉफिट होगा, कस्टमर ज्यादा हो जाएंगे, तो कस्टमर तो धोखेबाज है, सही है, उसको तो अपनी यूटिलिटी सेटिस्फाई करनी है, उसको थोड़ी तुम्हारा बिजनेस चलाना है, सही है, तो वो तो कहीं और शिफ्ट कर जाएगा, लेकिन तुमने जो इनिशियली प्रॉफिट नहीं बनाया होगा वो तो जाया हो गया। देन बात समझ आ गई प्राइस स्कीमिंग वाली। इंट्रोडक्शन फेज में तुम करते हो मार्केटिंग अवेयरनेस की, तुम प्राइस स्कीमिंग कर रहे हो तो इंट्रोडक्शन फेज होता है, तो यहाँ पे प्रोडक्ट लॉन्च हुआ होता है, लोगों को उसके बारे में ज्यादा नहीं पता होता, यही बातें थी। उसके बाद दूसरी चीज थी आपके पास ग्रोथ। ग्रोथ में क्या होता है कि आप आहिस्ता आहिस्ता प्रॉफिट इंक्रीज करना शुरू करते हो। देखो इनिशियल फेज में शायद आप ब्रेक इवन भी कर रहे हो तो बड़ी बात है, यहाँ पे आप लॉसेस से निकल चुके होते हो, तो ग्रोथ फेज स्टार्ट्स जब आपके पास पहली बैलेंस शीट आई हो, उसमें आपके पास थोड़ा बहुत प्रॉफिट नजर आ रहा हो, दिस इज द टाइम कि जहाँ पे ग्रोथ शुरू हो जाती है। अच्छा, ये कोई वो नहीं है कि फिल्मी दुनिया नहीं है कि आपके पास ग्रोथ इस तरीके से नजर आ रही है, ग्रोथ का चार्ट ऐसे हो सकता है, यूं 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 हो सकता है, लेकिन अगर मैं ओवरऑल स्केल खींचूंगा ना, तो उस पे क्या होगा कि आपको एक ऊपर की तरफ लाइन जाती हुई नजर आ रही होगी, बीच में डाउन्स भी आएंगे, लेकिन अगर मैं एवरेज निकालू, मीन निकालूंगा ना, तो आपको क्या होगा कि ऊपर की तरफ स्केल जाता हुआ नजर आएगा, दैट्स ग्रोथ फॉर यू, सही। ऐसा होगा, लेट सपोज पहले साल आपने प्रॉफिट क्रैक किया, आपने बोला ग्रोथ शुरू हो गई, अगले साल आपको लॉस हो गया, तो आपने बोला ग्रोथ नहीं हुई है, लेकिन उसके अगले साल क्या प्रॉफिट थोड़ा सा और ऊपर हो गया, तो अगर आपने पैटर्न देखा ना ऊपर की तरफ जाता हुआ, तो इट्स ग्रोथ, सही है। इसी तरीके से फिर आपके पास क्या होगा कि ग्रोथ में क्या होगा, आप अपने फीचर्स की मार्केटिंग करोगे, आप अपने फीचर्स को रीइंफोर्स करोगे, ताकि बाकी जो कंपटीशन के लोग हैं ना, वो आपकी तरफ आ जाए कि यार इनके पास तो वो यूनिक चीजें हैं जो कि दूसरे के पास नहीं है, तो यहाँ पर आ जाओ। और फिर लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फिर आप आ जाते हो मेच्योरिटी फेज में। मेच्योरिटी फेज वो होता है जहाँ पे आप पीक कर चुके होते हो, यहाँ पे आप अवेयरनेस की मार्केटिंग कर रहे होते हो, सही है। अभी तो बॉयकॉट चल रहा है, तो ये सेंस नहीं बनता है इस एग्जाम्पल का, बट तुमने एक चीज नोट की होगी, सही है, क्रिकेटर्स की शर्ट पे पेप्सी लिखा हुआ होता है, उनके ग्राउंड पे पेप्सी लिखा होता है, विकेट्स पे पेप्सी लिखा होता है, वो जो वहां पे जो ग्राउंड को कवर किया होता है, वो जो लाइन बनी हुई होती है, क्या क्या कहलाते हैं, बाउंड्री लाइंस, वहां पे पेप्सी लिखा होता है, सामने बोर्ड लगे होते हैं उस पर पेप्सी लिखा हुआ होता है, ठीक है।
तो इतना पेप्सी लिखा हुआ होता है, शायद कोल्ड ड्रिंक बनी हुई भी ना हो, तो हमें नहीं टेंशन है कि ये पेप्सी का मतलब क्या, हम पूरी दुनिया को पता है पेप्सी क्या होती है, सही है। या फिर अगर कोक स्टूडियो आ रहा होता है, उसमें लोग नाच गा रहे होते हैं, लेकिन उसमें कोई कोल्ड ड्रिंक नहीं पी रहा होता, तो किसी को बताने की जरूरत नहीं है कोक क्या, तो अब सिर्फ अवेयरनेस होती है, सिर्फ लोगो नजर आ जाए, सिर्फ कलर थीम नजर आ जाए, सिर्फ बीजीएम सुनाई दे दिया जाए, तो आई बिलीव काम बन जाता है, तो अवेयरनेस हो रही होती है। लेकिन वहां पे क्या होता है कि आपके पास सेल्स में डिक्लाइन शुरू हो जाती है, क्यों? आप मार्केट लीडर बन जाते हो, आप इंस्पायर करते हो दूसरे बिजनेसेस को कि वो मार्केट में पेनिट्रेट करें, वो पेनिट्रेट करते हैं तो आपके आपके जो कस्टमर्स होते हैं वो टूटना शुरू हो जाते हैं, सही है। तो वहां पे क्या होता है, डिक्लाइन फेज आना शुरू हो जाता है। फिर अब शुरू करते हैं हम लोग ब्रांडिंग। ब्रांडिंग में अगर तुम पहला पैराग्राफ देखोगे तो ये वही जो ऐसे स्टार्ट किया करते थे ना बचपन में, ये वही वाला है कि वर्ड ब्रांड का मतलब होता है बर्न। कि पहले लोग क्या किया करते थे कि लेट सपोज अपनी लॉयल्टी बताने के लिए, अपनी ओनरशिप बताने के लिए, कि एक बंदा जो ना किसी बंदे को लेकर लॉयल है, तो वो लॉयल्टी शो करने के लिए क्या करता था कि उसका जो मार्क है अपनी बॉडी पे बर्न कर लेता था, या जो ओनर हुआ करता था वो अपनी प्रॉपर्टी को ओन करने के लिए वो अपना निशान उस पर बर्न कर लेता था। लेट सपोज उसका कोई सजिल होगा, फैमिली साइन होगा, वो क्या करता था, फैमिली साइन अपने गुलामों पे, अपने जानवरों पे, अपनी चीजों पे बर्न कर लेते थे कि यार ये प्रॉपर्टी मेरी है, तो उन्होंने उसको ब्रांड कर लिया। लेकिन और ये जो कॉन्सेप्ट आया था 1200 में आया था, सही, लेकिन 1900 में जब पैकेट प्रोडक्ट आना शुरू हुए थे ना, सिर्फ पैकेटेड प्रोडक्ट्स नहीं आते थे, तो जब पैकेटेड प्रोडक्ट्स आए तो आइडेंटिफिकेशन आई, डिफरेंशिएशन आई, तो वहां पे ब्रांडिंग का वर्ड ज्यादा पॉपुलर हुआ था। तो ये बच्चों वाली बात है। डेफिनेशन तीसरे पैराग्राफ में लिखी हुई है, ब्रांडिंग इज अ मेथड ऑफ आइडेंटिफाइंग प्रोडक्ट्स। इसमें आप पहले प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई कर लेते हो, पहले देख कर हो गया कि अच्छा ये तो प्रोडक्ट वही है, फिर आप डिफरेंशिएट कर रहे होते हो कि यार ये प्रोडक्ट इससे बेहतर कैसे है, या इस प्रोडक्ट इससे खराब कैसे है, डिफरेंशिएट करना शुरू कर देते हो कंपेटिंग प्रोडक्ट से, सही है। ब्रांडिंग जो है ना वो उसकी रिप्रेजेंटेशन हो रही होती है नेम और सिंबल से, नेम, सिंबल, स्लोगन, कलर थीम, कलर लैंग्वेज, सही है, फॉन्ट वगैरह, डिजाइन लैंग्वेज, इसके थ्रू रिप्रेजेंट की जा रही होती है। फिर आता है ट्रेडमार्क। अक्सर क्या होता है कि हम कुछ कुछ चीजों को ना आपस में इंटरचेंजेबली यूज कर रहे होते हैं, या फिर कंफ्यूज कर रहे होते हैं, जैसे कि ब्रांडिंग, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, सही है। फिर आर लिखा होता है रिजर्व। देखो ब्रांडिंग का मतलब मैंने बता दिया कि आइडेंटिफिकेशन होती है, फिर आपके पास डिफरेंशिएटिंग पॉइंट्स होते हैं, सही है। तो ये कोई ऑफिशियल टर्म नहीं है, लेकिन जो ट्रेडमार्क है, कॉपीराइट है, जो आर वो लिखा होता है ना सर्कल के अंदर लिखा होता है TM, C और R, तो ये ऑफिशियल टर्म्स है, लीगल टर्म्स है। ट्रेडमार्क का मतलब लिखा है कि ये ट्रेडमार्क इज अ ब्रांड्स फॉर्म ऑफ आइडेंटिफिकेशन दैट इज लीगली प्रोटेक्टेड फ्रॉम यूज बाय अदर बिजनेसेस। देखो जब TM लिखा हुआ है ना, TM का मतलब ये है कि ये जो लोगो है, या ये जो नाम है, या ये जो स्लोगन है, या ये जो फॉन्ट है, सही है, ट्रेड पर्पसेस के लिए, बाइंग और सेलिंग पर्पसेस के लिए सिर्फ हम यूज कर सकते हैं। ट्रेडमार्क, ट्रेड मार्क के ट्रेडिंग करते वक्त ये मार्क मेरा है, सही है, ट्रेडमार्क हो गया। कॉपीराइट, कॉपीराइट का मतलब ये होता है कि इस लोगो को, इस नाम को कॉपी करके पेस्ट करना, अलग अलग मीडिया पे दिखाना, ये काम मेरा है, सही है। यहाँ पे ट्रेडिंग नहीं हो रही होगी, यहाँ पे ट्रेडिंग नहीं हो रही होगी, लेकिन क्या है कि नाम को कॉपी पेस्ट किया जा रहा है आगे पीछे की तरफ, या फिर से कलर चेंज किए जा रहे हैं, इसका प्रोपोर्शन खराब किया जा रहा है, तो ये कॉपीराइट किसी और के पास नहीं है। रिजर्व का मतलब ये है कि ये मैं ही यूज कर सकता हूं, ये मैंने रिजर्व कर लिया, ठीक है। तो थोड़ा तीनों में थोड़ा थोड़ा चेंज है, लेकिन बात वही आ जाती है कि लीगल प्रोटेक्शन दे रहे हैं कि ट्रेडिंग करते हुए मैं यूज करूंगा। अब लेट सपोज किसी ने अगर लेट सपोज कॉपीराइट किया हुआ है, तो शायद वो ट्रेडिंग करते हुए यूज कर ले, तो बोले इसमें तो तुमने ट्रेडमार्क नहीं लगाया हुआ, ये तो सिर्फ कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते थे, मैं तो ट्रेडिंग पर्पस के लिए यूज कर रहा हूँ। या लेट सपोज किसी ने रिजर्व कर लिया है, तो बोले तुमने तो रिजर्व किया था, मैं तो सिर्फ कॉपी कर रहा हूँ, कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ। तो ज्यादातर लोग क्या करते हैं, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट और रिजर्व एक साथ ही करा लेते हैं, ताकि बाद में कोई प्रॉब्लम वगैरह ना हो। डन, बात समझ आ गई है। तो ट्रेडमार्क के बारे में लिखा हुआ, बाकी तीनों के बारे में नहीं लिखा, तो उसके बारे में ज्यादा डिस्कस भी नहीं करते, दो डेफिनेशन आपको दी हुई है, समझ आ गई, आगे बढ़ जाते हैं। अब यहाँ पे ना ये आपके पास टॉपिक आ रहा है बड़ा सा कि इंपॉर्टेंस क्या है ब्रांडिंग की। अब यहाँ तो बहुत सारे सिग्निफिकेंसेस और बहुत सारे इंपॉर्टेंसेस हैं ब्रांडिंग की। पहले लिखा हुआ है कि ब्रांडिंग गेट्स रिकग्निशन। रिकग्निशन का मतलब क्या है, लोग पहचान जाते हैं। मैंने अभी आपको बताया था, जब हम घर में बैठे हुए होते हैं, सही, अगेन ये सारे प्रोडक्ट अचानक से जो ना बॉयकॉटेड हो गए, तो एग्जांपल देने की मौजूद है पाकिस्तानी प्रोडक्ट में, वो तब पड़े नहीं है, सही है। तो जब हम घर में बैठे हुए होते हैं तो क्या होता है कि अचानक से ना एक आवाज दें, तो नो नो, तो इसका मतलब ये है कि आइसक्रीम वाला आ गया, कौन सा आया, बॉल्स, ठीक है। तो मतलब उसकी जो टोन है वो माइंड में इतनी ज्यादा जो है वो बैठ गई है
कि फौरन से बंदा पहचान जाता है। आईफोन की अपनी रिंगटोन है, सही है। इसी तरीके से नोकिया की अपनी रिंगटोन हुआ करती थी। तो ये सारी जो रिंगटोन्स है ना, मैं पहचान जाता तो मैं रिकॉग्नाइज कर सकता हूं, सही है। पेप्सी की सिर्फ बॉल बनी हुई आ जाए, ऊपर से आधी रेड और नीचे से आधी ब्लू, तो मैं फौरन से समझ जाऊंगा कि ये ब्रांड पेप्सी है। ना पेप्सी लिखा हुआ होगा, ना कुछ और बना हुआ होगा। कोक का जो रेड कलर है ना, वो आराम से पता चल जाएगा कि यार ये ब्रांड जो है वो कोक है। दो फ्राइज अगर मोल्ड करके रख दिए जाए तो फौरन से समझ आ जाएगा कि ये मैकडॉनल्ड्स है, सही है। तो यहाँ पे रिकग्निशन लोगों को फौरन से मिल जाती है, पता चल जाता है ये कौन सा ब्रांड है और ये क्या बात हो रही है, सही है। तो ब्रांड की वजह से आपके बिजनेस को रिकॉग्नाइज किया जा रहा होता है। ब्रांडिंग इंक्रीजेस बिजनेस वैल्यू, सही है। ये बिजनेस की वैल्यू बढ़ा देती है। मैंने अभी आपको एग्जांपल दी थी जब चैप्टर नंबर 2 पढ़ाया था कि वैल्यू ऑफ द फर्म में, कि जो बिजनेस मशहूर हो जाते हैं उनकी ब्रांडिंग इतनी स्ट्रांग हो जाती है कि यहाँ पे बिजनेस की वैल्यू बढ़ जाती है। नाम ज्यादा महंगा हो जाता है बिजनेस के एसेट्स के मुकाबले में, सही है। नाम ज्यादा बड़ा हो जाता है कि लोग कहते हैं तुम नाम ही सेल कर दो, हम बिजनेस चला लेंगे। तो लोग नाम सेल नहीं कर रहे होते क्योंकि वो नाम जो ना असल एसेट होता है बिजनेस का, सही है। ब्रांडिंग जनरेट्स न्यू कस्टमर्स, इसका बड़ा फायदा है। देखो अक्सर लोग क्या करते हैं, इसी जंग में लगे होते हैं कि आधे लोग बोलते हैं आईफोन अच्छा है, आधे लोग बोलते हैं भाई कि एंड्रॉइड फोन अच्छा है। तो एक दूसरे को अपने कस्टमर बेस की तरफ वो खींचने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो जो ब्रांड ज्यादा सक्सेसफुल होगा इस चीज में, तो उसके कस्टमर्स क्या करेंगे, दूसरे कस्टमर्स को ज्यादा बेहतर तरीके से अपनी तरफ लेकर आना शुरू हो जाएंगे, तो आपके नए कस्टमर्स आना शुरू हो जाते हैं। इंप्रूव्स एम्प्लॉय प्राइड एंड सेटिस्फेक्शन। याद करो चैप्टर नंबर 6 मैंने तुम्हें एक बात बताई थी कि जो ऑर्गेनाइजेशंस एथिकल एक्टिविटीज परफॉर्म करती है तो उनके एम्प्लॉय जो होते हैं ना वो बहुत प्राइड फील करते हैं और उनका मोरल बहुत हाई हो जाता है कि वो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं जो कि इंसानों के लिए काम कर रही है। ऐसे ही जो ब्रांडेड ऑर्गेनाइजेशन होती है या उनके जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो ब्रांड बन चुके होते हैं, उनके एम्प्लॉयज काफी ज्यादा जो है सेटिस्फाइड होते हैं, प्राइड फील कर रहे होते हैं। अब एक बंदा जो है लेट सपोज अगर उसकी आर्टिकलशिप एएफएफ में हो जाए तो वो जाके क्या होगा, सोशल मीडिया में बताएगा, चौड़े में सबको बताएगा कि यार तुम्हारा भाई चना एएफएफ में चले गया है। अब लेट सपोज किसी की बेचारे की सीट कैटेगरी में फर्म हो जाए तो बोलेगा कि कोई पूछेगा यार माशाल्लाह तुम्हारी तो फर्म लग गई है, कहाँ लगी है, अच्छा छोड़ो यार अभी कुछ और बात करो। तो इसका मतलब क्या है कि उसको प्राइड फील नहीं होगी, सेटिस्फेक्शन नहीं आएगी। अब जब हम ये सुनते हैं कि जो इंडिया के जितने भी सीईओ, इंडिया के जितने भी एंटरप्रेन्योर्स हैं, यहाँ पर जितने भी बड़े बड़े लोग हैं, वो क्या है, बड़ी बड़ी यूएस बेस्ड कंपनीज के, आईटी बेस्ड कंपनीज के कौन है, सीईओज है। तो इट फील्स गुड यार, माइक्रोसॉफ्ट, सही है। इसके अलावा जो है आपके पास मेटा हो गया, फिर आपके पास गूगल हो गया, ये जितनी बड़ी बड़ी कंपनीज है इनके सीईओ, इनके डायरेक्टर्स वगैरह कौन है, वो इंडियंस है, सही है। तो वो उसमें प्राइड फील करते हो, बताते हैं कि हम यहाँ पे जाके इन कंपनीज को चला रहे हैं। तो ये क्या है कि ये ब्रांड का ही एक इम्पैक्ट होता है कि जिसके से एम्प्लॉइज प्राइड फील करते हैं, सही है। क्रिएट्स ट्रस्ट विद इन द मार्केट प्लेस। तो यहाँ पे आपका जो ना मार्केट प्लेस में ट्रस्ट क्रिएट हो जाता है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि अगर एक, अभी तुम लोगों को याद है कि जब सैमसंग और आईफोन की बहुत खतरनाक जंग चल रही थी, आई बिलीव बैक इन 2016-17, उस वक्त क्या होता है, इनोवेशन के साथ और नई नई टेक्नोलॉजीज के साथ लोग मोबाइल फोन लॉन्च कर रहे थे, तो उस वक्त सैमसंग को एक सेटबैक फेस करना पड़ा था कि उनके मोबाइल बर्स्ट हो जाते थे। सैमसंग के साथ ये हुआ था कि एरोप्लेन्स के अंदर वो बैन हो गए थे कुछ टाइम पीरियड के लिए। लेकिन क्या हुआ, उन्होंने 6 महीने के अंदर अपनी रेपुटेशन को चेंज कर लिया। इतना जल्दी कैसे कर लिया, क्योंकि वो ब्रांड था। अगर कोई छोटा मोटा प्रोडक्ट, अगर कोई ऐसी हरकत होती है ना उसके साथ, तो वो बंद हो जाता। लेकिन सैमसंग को तो फर्क भी नहीं पड़ा, उसने 6 महीने के अंदर बाउंस बैक कर लिया, क्योंकि वो ब्रांड था। उसने फौरन से क्या किया, सारी चीजों को सही कर लिया। उसने अपने दुनिया से सारे मोबाइल कॉल बैक किए थे और उसके बदले में जो अपग्रेडेड वर्जन है वो लोगों को सेंड किया था, और जिनके हाथ में मोबाइल बर्स्ट हुआ था, जो भी मसले मसाइल हुए थे, उन सबको ट्रीटमेंट वगैरह सब प्रोवाइड की थी। करोड़ों खरबों रुपए उन्होंने लगा दी जस्ट टू सेव देयर ब्रांड वैल्यू। तो ये आपका ट्रस्ट क्रिएट हो जाता है मार्केट प्लेस के अंदर। ब्रांडिंग से एडवर्टाइजमेंट को सपोर्ट मिल जाती है। अब देखो ना कि जो बड़े बड़े ब्रांड्स होते हैं वो कुछ भी एडवर्टाइजमेंट चला ले बना ले, वो क्लिक कर ही जानी होती है, उसमें कोई इतना मसला नहीं होता है। जो छोटे ब्रांड्स होते हैं उनको बड़ा मसला हो रहा होता है, सही है। पर्सनली मैं कोई इतना ज्यादा जो है ना वो एडवर्टाइजमेंट वगैरह को अप्रिशिएट नहीं करता, सही है। लेकिन ये जो गोरमे वालों ने अभी अपना जो है ना एक रैप बनाया था, जो जो तला अंजुम स्टाइल का रैप बनाया था, गोरमे हर दौड़ में इन्होंने बनाया था, और बहुत अच्छा, बहुत हैपनिंग किस्म का उसमें जो आजकल चल रहा है कि एक क्लासिकल सिंगर के साथ एक रैपर को जोड़ दो तो एक अच्छा फ्यूजन बन जाता है। उन्होंने नसीबुलाल और एक कोई रैपर को जोड़ के एक बहुत बड़ा अच्छा किस्म का बनाया है, और उसमें ना हर चीज कवर की है लिरिक्स के अंदर ना, बहुत अच्छा है। लेकिन किसी ने सुना भी नहीं होगा वो।
क्योंकि उस एडवर्टाइजमेंट को सपोर्ट नहीं मिली, क्योंकि वो ब्रांड अभी नहीं है। यही अगर लेट सपोज मेरे ख्याल से पेप्सी वालों ने बनाया था, वो क्या था पेप्सी, जब नहीं आया था, ये बॉयकॉट नहीं आया था, क्या था, तला अंजुम नहीं बनाया था मेरे ख्याल से, पेप्सी का था ना, क्या था पेप्सी वालों का, क्या था, कोई मुझे बता दे। वो कह रहे हैं वो फातिमा कह रही नसीबुल्लाह की वजह से डाउनफॉल आ गया होगा। पेप्सी वाला पीएसएल का भी था, नहीं पीएसएल का था लेकिन पेप्सी का एक था यार, ये तला अंजुम उसका ही था, वाई नॉट मेरी जान, वाई नॉट, तो वो भी तो था। तो इससे ज्यादा हैपनिंग ये लगा मुझे, तुम लोग अगर जाके सुनोगे ना तो उसमें एक बड़ी बड़ी फ्रेश वाइब है, बट वो नहीं चला क्योंकि ब्रांड नहीं था पीछे, तो एडवर्टाइजमेंट को सपोर्ट नहीं मिला जो मिलना चाहिए था, ठीक है। फिर एक ब्रांड को ब्रांड बनाने के लिए कुछ की एलिमेंट्स होते हैं। अच्छा, यहाँ पे पढ़ते हुए ना तुम्हारी चीजें काफी जंबल करेंगी, तो थोड़ा सा चीजों को अलग अलग करके चलना है, कुछ चीजें आपस में एक दूसरे के साथ इंटरलिंक कर रही होगी। सबसे पहले लिखा है ब्रांड पोजिशनिंग। Brand positioning is all about placing an image of the product in the minds of the customer। कि आपने क्या करना है कि मैं अगर लेट सपोज कोई ब्रांड को सोचना, तो मेरे माइंड में एक इमेज बनकर आ जाए, दिस इज व्हाट ब्रांड पोजिशनिंग। कि लेट सपोज अगर मैं एप्पल के बारे में सोचूं, तो एप्पल में मेरे माइंड में कुछ इमेजेस आएंगे, जैसे कि महंगा, सही है, दूसरा अच्छा कैमरा, सही है, तीसरा कि लाइफस्टाइल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, सही है, तो ये सारी चीज, लग्जरी, ये माइंड में, सही, प्राइसिंग, तो ये सारी चीजें मेरे माइंड में आ रही होगी। तो ये वो यही प्रमोट करना चाह रहे हैं, वो सस्ता नहीं करना चाह रहे, सही है, वो कैमरा को कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाह रहे, वो उसकी जो ब्यूटिफिकेशन है उसको नहीं छोड़ना चाह रहे। तो ये क्या है, एप्पल आ जाता है आपके माइंड में। मैं अगर लेट्स सपोज एंड्रॉइड माइंड में लेकर आता हूं, मैं सैमसंग की बात नहीं कर रहा, मैं एंड्रॉइड की बात कर रहा हूं, तो एंड्रॉइड मतलब सस्ता, ज्यादा फीचर्स, ठीक है, तो आपके पास इस किस्म के जो ना इमेजेस आ रही होती है, ठीक है। इसी तरीके से आपके पास और भी बहुत सारे, अगर मैं लेट्स सपोज बात करता हूं स्विस वॉचेस की, जो हमने कल ही बात की थी, तो जो स्विस वॉचेस होती है ना, उनके बारे में ये क्लेम है कि उनकी जो टाइम होता है, जो उनका जो जो उनकी मैकेनिज्म होता है, इट्स 99.99% एक्यूरेट। वरना देखो नॉर्मली क्या होता है कि जो हमारी नॉर्मल घड़ियां होती है उसमें आप सेल डाल दो, तो क्या होता है कि उसमें कुछ एक सेकंड का या आधे सेकंड का फर्क होता है, तो 10-15 दिन के बाद क्या होता है कि 1-2 मिनट का फर्क आ ही जाता है, सही है, वो मैकेनिज्म ही शुरू से खराब होता है। लेकिन स्विस वॉचेस का कहते हैं इतना पिच परफेक्ट है कि आपने घड़ियों को छेड़ने की जरूरत नहीं है, वो सारा साल ऐसे ही चलेंगी, उसमें मैकेनिज्म में एरर नहीं आएगा, तो ये उनका क्लेम है, सही है। तो वो क्या आता है, वो माइंड में आ जाता है ब्रांड पोजिशनिंग के अंदर, तो ये चीजें आपके माइंड में आना शुरू हो जाती है। मुझे अच्छी तरीके से याद है कि बॉयकॉट से पहले जो आखिरी जंग चली थी केएफसी और मैकडॉनल्ड्स की, वो किस पे चली थी, प्राइसिंग पे चली थी। तुम लोगों को शायद याद हो ना हो, 2016 तक ना केएफसी एक महंगा ब्रांड हुआ करता था। हम लोग कहते हैं ना केएफसी सस्ता है, मैकडॉनल्ड्स महंगा है, कि केएफसी की इतनी अच्छी डील्स हैं। केएफसी ने ये चीज रियलाइज की थी 2017-18 में कि यार हमारा जो प्रोडक्ट है वो वैसे ही बेहतर है, लोग वैसे ही पसंद कर रहे होते हैं, तो एक फाइनल हिट ये मारते हैं कि अपने प्राइस को गिरा देते हैं। अपनी प्राइस को गिरा देते हैं तो हमें तो वैसे भी प्रॉफिट हो जाएगा, लेकिन क्या होगा कि हमारी प्राइस हो जाएगी वो लोकल फास्ट फूड मैन्युफैक्चरर जैसी, और हमारी जो क्वालिटी होगी और जो हमारी रीच है वो होगी मैकडॉनल्ड्स वाली। तो वहां पे उन्होंने जैसे डिसीजन लिया ना और वो क्लिक किया, पूरा पाकिस्तान केएफसी का फैन हो गया। तुम लोग अगर जाके पूछोगे तो 2016 2017 में आपके पास जो है वो केएफसी की इतनी ज्यादा कंजम्पशन नहीं थी, मैकडॉनल्ड्स से ज्यादा थी लेकिन इतनी ज्यादा नहीं थी। इन्होंने उस पॉइंट पे, तो हम जो कहते हैं हमारे माइंड में ना केएफसी सस्ता है और अच्छी वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है, वैल्यू फॉर मनी दे रहा है, तो ये ब्रांड पोजीशनिंग उन्होंने 2016-17 में की थी, उससे पहले थोड़ी थी। तो ये आपके पास ब्रांड पोजीशनिंग, मत समझ आया कि पोजीशनिंग का मतलब माइंड में पोजीशन कर लेना। ब्रांड एट्रीब्यूट्स, एट्रीब्यूट्स का मतलब होता है कैरेक्टरिस्टिक्स, सही है। द ब्रांड एट्रीब्यूट्स आर बंडल ऑफ फीचर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स व्हिच हाईलाइट द पर्सनालिटी एस्पेक्ट ऑफ द ब्रांड, सही है। द ब्रांड एट्रीब्यूट्स आर डेवलप्ड थ्रू एक्शंस, इमेजेस और एडवर्टाइजिंग। इन तीन चीजों के थ्रू, इसके इसके भी ज्यादा चीजों के थ्रू के जो इमेजेस आ रही होती है, जो एडवर्टाइजमेंट आ रही होती है, जो एक्शंस उसके अंदर परफॉर्म किए जा रहे होते हैं। आपने देखा होगा कि अभी फौरी तौर पे असल में अब एड्स कम देखते ना, हाँ, जो सेवन अप, जो सेवन अप ने स्प्राइट ने किया था, सेवन अप ने किया था, वो जो मिर्चों के साथ जोड़ा था, स्प्राइट, हाँ, स्प्राइट ने जोड़ा था मिर्चों के साथ, कि सेवन अप और स्प्राइट आपस में कॉम्पीट कर रही थी, लेकिन उनके पास कोई अलग से कोई ऐसी कोई आपके पास एट्रीब्यूट नहीं था। लेकिन स्प्राइट ने क्या कहा कि हम पाकिस्तानी मसाला वाला खाने के शौकीन होते हैं,
और जब आपने एक चीज नोट की होगी, जब बहुत ज्यादा मसाले वाली चीज खाते हैं, उस पर कोल्ड ड्रिंक पीते हो तो मसाला बढ़ जाता है, एक चस आती है, मेरे मुंह पानी आ रहा है, ठीक है। तो वहां पे क्या होता है कि उन्होंने उस चीज को पॉइंट आउट किया और उन्होंने उस पर मार्केटिंग की। तो स्प्राइट के साथ वो जो ऊपर नीचे मिर्ची बनी हुई नजर आ रही होती है ना, ये क्या है, ये आपके पास ब्रांड एट्रीब्यूट है, वो इमेज नजर आ रही होती है। वो इमेज हमें चिल्ला के तो बता नहीं सकता हूँ, मसाला खा के वो जो कोल्ड ड्रिंक पीते हैं जोर से चिल्लाते हैं पागलों की तरह, सही है। तो वो क्या है, वो ब्रांड इमेज, सॉरी ब्रांड एट्रीब्यूट है, जो बेसिकली एक कैरेक्टरिस्टिक है। ब्रांड ब्रांड एलिमेंट्स, अब ब्रांड एलिमेंट्स कंटेन्स एवरीथिंग, एलिमेंट का मतलब हर चीज, लोगो, नाम, स्लोगन, सही है। डिजाइन लैंग्वेज, डिजाइन लैंग्वेज का मतलब क्या था, कलर, सही है। उसके जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो, उसका फॉन्ट, फॉन्ट का कलर, फॉन्ट का स्टाइल, हर चीज। तुम लोगों ने एक गेम खेली होगी या देखी जरूर होगी, GTA, ग्रैंड थेफ्ट ऑटो, सही है। ग्रैंड थेफ्ट ऑटो जब 1 आई, 2 आई, 3 आई, 4 5 6 आने वाली है, ठीक है। GTA का लोगो एक जैसे है, सही है। वाइस सिटी अलग तरीके से लिखा जाता था, सही, थोड़ा सा वो स्टाइल वाले फॉन्ट में, पर्पल कलर, पिंक कलर से, सही है। सैन एंड्रियास अलग तरीके से लिखा जाता था, थोड़े से पुराने स्टाइल वाले फॉन्ट से, सही है। फिर इसके बाद आपके पास 4 और 5 अलग अलग तरीके से लिखा जाता था, सही है। तो ये जो जीटी है ना, ये क्या है, इसका जो जीटी का फॉन्ट है ना, फॉन्ट स्टाइल, वो क्या है, उसका ब्रांड एलिमेंट है। तुम लोगों ने एक सीरीज देखी होगी, आइडल सीरीज, जापानीज आइडल, अमेरिकन आइडल, इंडियन आइडल। जिस तरीके से इंडियन आइडल लिखा होता है, जापानीज आइडल लिखा होता है, तो उसका फॉन्ट है। तुम गूगल करना और लिखना कि वो आइडल फॉन्ट या अमेरिकन आइडल फॉन्ट, तुम्हें मिल जाएगा, तुम डाउनलोड करके उसको लिख सकते हो। जीटी का फॉन्ट तुम्हें मिल जाएगा, सही है। तो ये फॉन्ट्स तुमको मिल जाएंगे, ठीक है। फिर इसके बाद आपके पास एलिमेंट में क्या आ जाता है, वो जो आपके पास रिंग टोन्स आ जाती हैं, सही है। आपके पास एलिमेंट के अंदर तमाम जितनी भी पॉसिबल चीजें होती है ना, जिस वो जो केएफसी वाले चाचा है, उसका नाम मैं हमेशा भूल जाता हूँ, तो वो जो केएफसी वाला, हाँ हाँ हाँ, उसने ही तो स्टार्ट किया था ना बिजनेस, मतलब अपने मिडिल एज में जाके, तकरीबन कोई लेट 40s में, अर्ली 50s में अपना बिजनेस स्टार्ट किया था, 60s में शायद अपना बिजनेस स्टार्ट किया था, और इतना बड़ा ग्लोबल ब्रांड बना के चले गया वो। तो हाँ, उस बंदे का नाम मुझे याद नहीं आ रहा, ठीक है। तो ये क्या है आपके पास, अगेन एक वक्त पे तुम्हें याद होगा कि मैकडॉनल्ड्स के साथ वो क्लाउन को एसोसिएट किया जाता था, मैकडॉनल्ड्स के साथ, अब वो गायब हो गया, सही है। तो वो ब्रांड एलिमेंट हुआ करता था, उसको शेड कर दिया गया, हटा दिया गया, सही है, क्लाउन। अब वो क्लाउन यूज होता है, सारी दुनिया ते जो करता बने यारे, ठीक है। तो ये जो है ना बेचारा उसमें यूज हो रहा था, ठीक है, खैर। अब आ जाते हैं ब्रांड ओनरशिप, सही है। अब ब्रांड ओनरशिप का मतलब ये होता है कि ये ब्रांड किस कंपनी या किस बिजनेस के साथ एसोसिएटेड है। यहाँ पे आपके पास ट्रेडमार्क, कॉपीराइट और रिजर्व राइट्स वगैरह जैसी चीजें आ जाती है, सही है। फिर लिखा हुआ है आपके पास ब्रांड पर्सनैलिटी, ब्रांड की पर्सनैलिटी होती है। अब तुमने एक चीज नोट की कि ब्रांड पर्सनैलिटी, ब्रांड एलिमेंट्स और ब्रांड एट्रीब्यूट्स कहीं ना कहीं सेम कर रहे हैं। एट्रीब्यूट्स वो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जिसको आप लेट सपोज उसमें आप कोई इमेज, कोई एक्शन, कोई एडवर्टाइजमेंट देख के समझ जाओगे कि यार ये जो है आपके पास ब्रांड एट्रीब्यूट्स है। अच्छा, ब्रांड एट्रीब्यूट्स के अंदर एलिमेंट्स होते हैं, ब्रांड एट्रीब्यूट्स के अंदर एलिमेंट होते हैं। मुझे अच्छी तरीके से वो ऐड याद है, मेरी फेवरेट तरीन ऐड रही है। क्या होता है कि एक पुराना स्टाइल का जमाना दिखाते हैं, सही है। उसमें क्या होता है कि अक्सर ऑरेंज कलर की बिल्डिंगें आ रही होती है, सही है। फिर उसमें दिखाते हैं ऑरेंज कलर की गाड़ी आके रुकती है, उसमें एक बंदा चाबी घुमाते हुए वेट कर रहा होता है, और वो कहते हैं कि तेरी आवाज, म्यूजिक पीछे गाना बज रहा था, तेरी आवाज का जादू। फिर उसके बाद वो लड़की आती है, तो वो पता नहीं क्या बोलती है, तेरी मेहरबानी। तो जब वो तेरी मेहरबानी बोलती है तो घबरा जाता है, तो बंदा भाग जाता है, बोलते क्या हुआ। तो वो क्या था, वो यूफोन की ऐड थी, सही है, फॉरेन से। उससे पहले कहीं पे भी यूफोन नहीं लिखा था, लेकिन अगर तुम देखोगे जो बिल्डिंग थी, एक तो यूफोन का ऑरेंज कलर हुआ था, और जो पीछे बिल्डिंगों के ऊपर जो छोटी मोटी एड्स वैड्स बनी थी ना, तो उसमें यूफोन के फॉन्ट यूज हुए हुए थे, फॉन्ट जो स्टाइल होता है यूफोन का। और यूफोन में आप लिखा होगा, यू रेड से लिखा होता है, फोन ग्रीन से लिखा होता है, तो वो कलर्स भी यूज हुए हुए थे। तो वो क्या थे, एडवर्टाइजमेंट क्या थी, ब्रांड एट्रीब्यूट। और जो अंदर कलर और जो इमेजेस वगैरह यूज हो रही थी, वो था ब्रांड एलिमेंट, सही है। तो एडवर्टाइजमेंट के अंदर ये चीजें यूज हो रही थी ताकि मुझे, और फिर वो ब्रांड की पर्सनैलिटी बन जाती। अब पर्सनैलिटी में क्या था, जो एक्चुअल मैसेज था वो क्या था कि भाई हम सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं और वॉइस क्लैरिटी वगैरह दे रहे हैं, लेकिन उसमें क्या हो रहा है कि उसको ह्यूमरस वे में बता रहे। मैंने बताया ना कि कुछ लोग क्या करते हैं कि उनको कुछ समझ नहीं आता एडवर्टाइजमेंट, वो नाच। तरंग ने एक बहुत ज्यादा जो है ना लोगों का दिमाग खराब किया था कि नाच नाच के चाया बेच रहे हैं, सही है। तरंग में ये होता था कि बड़े बड़े सेट्स बनाते थे वो लोग,
उसमें आपके पास बड़े बड़े स्टेजेस होते थे, झूमर होते थे, और लोग जो है ना वो शादी वाले ड्रेस पहन के, और उसमें वो जो उस वक्त के जो पाकिस्तानी एक्टर्स हुआ करते थे ना, जैसे पंजाबी फिल्मों में आते थे, सही है, उनको यूज किया जाता था। उस वक्त उनकी ब्रांड इमेज पे काम हो रहा था, उनको सुधार रहे थे। तो बड़े लाउड किस्म के एक्टर हुआ करते थे, तो वो बड़े बड़े जो है ना सेट्स के ऊपर नाचा करते थे और चाय पिया करते थे। तो वो बेसिकली क्या था, वो ब्रांड पर्सनैलिटी थी। सही है कि बताना कि यार हम जो है ना अपना प्रोडक्ट इस तरीके से सेल करते हैं। कुछ लोग अपनी एडवर्टाइजमेंट कर रहे होते हैं ना, वो कर रहे जो कुछ लोग अपनी एडवर्टाइजमेंट कर रहे होते हैं, तो उसमें वो ह्यूमर का इस्तेमाल करते हैं अपने मैसेज को डिलीवर करने के लिए। कुछ लोग इमोशंस का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि कैडबरी, डेयरी मिल्क, सारे जो प्रोडक्ट है वो इसराइल है, ठीक है। ये जो डेयरी मिल्क है, सही है, इसमें क्या होता है, इसमें इन्होंने जो अपनी पर्सनालिटी रखी ना, वो ऐसे रखी कि उन्होंने रिप्लेस कर दिया मिठाइयों को। कि अब लेट सपोज कोई बच्चा पास होगा, या कहीं जो है शादी हो रही होगी, या कोई बर्थडे होगी, या कोई त्योहार होगा, तो वहां पे मिठाई का डब्बा नहीं आएगा, वहां पे क्या आएगा, डेयरी मिल्क आ रही होगी, सही है, वहां पे डेयरी मिल्क आ रही होगी। तो उन्होंने क्या किया, उसको हैप्पीनेस के साथ, सेलिब्रेशन के साथ, फेस्टिविटीज के साथ उसे कनेक्ट कर दिया, तो उसकी पर्सनैलिटी, सही है। फिर उसके बाद जो है वो यूनिक सेलिंग प्रपोजिशंस, यूएसपी, यूनिक सेलिंग पॉइंट, या यूनिक सेलिंग प्रपोजिशंस। कोई ना कोई एक यूनिक ऐसी चीज होती है जिसकी वजह से क्या होता है कि ब्रांड ब्रांड बन जाता है। देखो कुछ लोग पेप्सी पिया करते थे एक वक्त पे, क्योंकि वो मीठी हुआ करती थी, सही है, और हम पाकिस्तानी लोग तो मीठा खाने के शौकीन है, सही है। और फिर जो है ना एक कोक आया करती थी, वो थोड़ी सी कड़वी हुआ करती थी, सही है। तो कुछ लोग कोक पिया करते थे, उनको लगता था हम कड़वी चीज पियेंगे तो हम बड़े कहलाएंगे, सही है। और कुछ लोग होते थे कि यार हम तो हर चीज मीठी खाना पीना पसंद करते, तो हम पेप्सी पिया करेंगे। तो सिर्फ इस हल्के से टेस्ट की चेंज की वजह से क्या हुआ कि आपके पास दो यूएसपीस बन गए, सही है। यूएसपी एक ऐसे यूनिक पॉइंट होता है जो बाकियों में नहीं होता, तुम्हारे पास मौजूद होगा, सही है। जैसे लेट सपोज अगर बात करूं, तुम लोगों ने इन्फिनिक्स का नाम सुना होगा। इन्फिनिक्स एक वो वाहिद कंपनी है जिसके मोबाइल पाकिस्तान के अंदर मैन्युफैक्चर होते हैं, असेंबल नहीं होते, मैन्युफैक्चर होते हैं। तभी उसके अंदर कंसिस्टेंसी नहीं है, सही है। नहीं खैर, कंसिस्टेंसी की तो अलग बात है, तभी वो सस्ते बहुत है। मतलब लोग क्या कहते हैं, अपने माइंड में इन्फिनिक्स को पोजीशन कर रहे होते हैं वीवो के साथ, और एक और कौन सा था, रियलमी के साथ, सही है, इनके साथ एसोसिएट कर रहे होते हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो ये थोड़ा सा निचली कैटेगरी में आ जाता है, और इसकी प्राइस भी कम होते हैं। तो अगर एक बंदे को लेट सपोज सस्ता मोबाइल चाहिए, और वो इस अल्लाह पे भरोसा करके मोबाइल ले ले कि चलो यार इन्फिनिक्स का मोबाइल ले लो, चल गया तो चल गया, सही है, अदरवाइज फंस गए। तो अगर उसको इन्फिनिक्स का मोबाइल चल गया ना, तो उसको वही सारे फीचर्स, वही सारी चीजें जो कि रियलमी, रेडमी और वीवो में मिल रही होती है, वही उसको क्या मिल जाएगी, इन्फिनिक्स में मिल जाएगी, और उसको सस्ता पड़ जाएगा मोबाइल। मुझे इस तरीके से याद है कि मुझे उस वक्त नहीं पता था इस बारे में, तो 2017 में मैंने इन्फिनिक्स का एक मोबाइल लिया था, 20,000 रुपए का। और उसके अंदर मैंने इतनी हैवी गेम्स खेली है ना, मॉडल कॉम्बैट जैसी गेम्स खेली है, फिर उसके अलावा जो है वो इनजस्टिस, जो जस्टिस लीग वाला गेम था, वो मैंने उसके अंदर खेला, बड़े बड़े गेम्स खेले मैंने। उसकी उसकी कैमरा क्वालिटी और उसकी जो कैपेसिटी बहुत बहुत क्रेजी थी। तो 20,000 रुपए का उस वक्त के जो मोबाइल हुआ करते थे, जो मैंने बात कर रहा हूँ जिस मोबाइल की, वो 40,000 रुपए के, 45,000 रुपए के हुआ करते थे। तो एक यूएसपी है इन्फिनिक्स की। अगर आपने वही फीचर सस्ते में चाहिए तो आप इन्फिनिक्स की तरफ चले जाओ। तो वो क्या कर रहा है, वो आपको प्राइस में आपको फैसिलिटेट कर रहा है। आईफोन क्या करेगा, आपको बेहतरीन कैमरा दे देगा, उसका यूएसपी है। कि मैंने लिटरली जिनको आईफोन कैरी करते हुए देखा है ना, पता नहीं या तो वो ओवर सेल कर रहे होते इस चीज को, आइडिया को, या सच में उनके दिल से बात निकलती है। वो बोलते हैं यार आईफोन का ना रिजल्ट, आईफोन का रिजल्ट है। ये मैंने देखा है। जो एक तस्वीर खींचता, अपनी सेल्फी खींचेगा या कोई भी चीज की तस्वीर खींचेगा ना, फौरन से उनके मुंह से बात निकलेगी। तो हर बंदे के मुंह से बात निकल रही है, तो वो थोड़ी कवर कर रहा होगा कि उसने महंगा मोबाइल परचेज कर लिया है, अब तो बेइज्जती हो गई है। नहीं, उनको वो कैमरा, वो वैल्यू प्रोवाइड कर रहा होता है, तो दैट्स यूएसपी, सही है। एप्पल की एक और यूएसपी तुम लोगों को शायद नहीं पता, उसका इकोसिस्टम। कुछ लोगों के पास सारे प्रोडक्ट एप्पल के होते हैं। उनके पास जो रिस्ट वॉच होती है वो एप्पल की होती है, उनके पास मोबाइल फोन एप्पल का होता है, उनके पास जो कंप्यूटर होता है वो एप्पल का होता है, सही, जिसको हम बोलते हैं आई मैक। उनके पास नोटबुक जो होती है वो भी आई एप्पल की होती है। तो लिटरली ऐसा है कि आप अपने पूरे मोबाइल फोन को लैपटॉप में खोल सकते हो। ऐसा नहीं तो स्लो चलेगा, बिल्कुल ऐसा है कि यहाँ पे खोल के अपने लैपटॉप को सिस्टम पे खोल सकते हो, अपने सिस्टम को अपने रिस्ट वॉच पे खोल सकते हो। तो इतना बेहतरीन इकोसिस्टम है, वहां पे वायरस नहीं आते, एप्पल के अंदर वायरस पेनेट्रेट नहीं कर सकते, सही है। तो इतना सेफ, इतना सिक्योर इकोसिस्टम है। उसके लिए बस आपको 10-15 लाख रुपए चाहिए, तो आप इकोसिस्टम बना सकते हो, ठीक है। ये
फिर ब्रांड इमेज अगेन वही है, ब्रांड पोजिशनिंग, कि आपके माइंड में किसी भी स्पेसिफिक ब्रांड को लेकर आपके माइंड में क्या इमेज आ रही होती है, दैट्स ब्रांड इमेज या ब्रांड पोजिशनिंग। ठीक है, ऑनलाइन स्टूडेंट्स की तरह चैट देख लेते हैं। बाजिल कह रहा है कि चार्ज पर लगा के खेलना पड़ता है, इतना मुझे टाइम ही नहीं मिला, फिर वो 1 साल के बाद मैंने मोबाइल बेच दिया था, उसके बाद शायद करना। हाँ वैसे याद है, मैं चार्ज पे लगा के भी खेलता था, वो तो मैं खेलता ज्यादा था ना गेम, इसलिए। अह, अच्छा, वो कह रहा है कि कर्नल सैंडर्स जो है उनके सब लिमिनल मैसेजेस होते हैं। हाँ, टेलीफोन ऐड, वो जो टेलीफोन आएगा 0900078601, तुम लोगों को तो नहीं होगा, हमारे बचपन में हुआ करता था। सही है, हम भी इतने बेवकूफ थे, उसको फोन में लाते थे तो वो बोलते थे भाई अगर कहानी सुननी है तो 1 दबाओ, जोक सुनना है तो 2 दबाओ, हम जो जोक सुनने के लिए, और वो बच्चे वाला जोक सुनाते थे, हम बोलते थे भाई ऐसे हमको जोक सुना दिया। तो इतने डेस्परेट थे हम लोग अपने बचपन में, कुछ होते नहीं था, मोबाइल फोन वगैरह और ऐसी कोई एक्टिविटीज नहीं होती थी, हम उसमें खुश हो जाते थे। फिर घर पे बिल आता था, फिर मार पड़ती थी, फिर पता चलता था कि ये सारे मसले मसाइल है। तो अब्दुल्ला तुम देखो ना, अगर मैं इकोसिस्टम की बात करूं तो तुम्हारा जो अच्छा वाला आई मैक है वो तकरीबन 4.5, सॉरी सस्ता वाला आई मैक जो है तुम्हें 4.5 लाख रुपए का मिलेगा। सही है, आईफोन कितने का चल रहा है अच्छा वाला, वो नॉन पीटी होता है ना जिसमें सिम नहीं लगती है, वो नहीं सही वाला, 5-6 लाख का तो वो हो गया। और नॉन पीटी वाला कितने का मिलेगा अच्छा वाला? दो, चलो 1.5 लाख रुपए लगा दो, 1.5 लाख रुपए और 4.5 लाख रुपए कितने हो गए? 6 लाख रुपए ही हो गए। फिर रिस्ट वॉच कितने की होगी उसकी? मैं गरीब हूँ मुझे पता नहीं है, वो नहीं, मैं गरीब हूँ मुझे कुछ नहीं पता। तो वो जो रिस्ट वॉच कितने की होगी? 3.5, चलो 3.5 लाख रुपए की लगा लो, तो ये हो गए आपके पास 9.5 लाख रुपए हो गए। सही है, फिर आप जो लैपटॉप लोगे उसका जो आईपैड लोगे तो वो भी आपको तकरीबन 2-3 लाख रुपए का पड़ेगा, तो ये तो 10-12 लाख रुपए तो आराम से बन गए। सही है, तो इतना तो लग ही जाता है। सही है। जबान केसरी ब्रांड, हाँ उसके तो एम्बेसडर वो है ना, अक्षय वगैरह। ठीक है, फातिमा के लिए अपने बारे में ऐसा नहीं, जो हकीकत है वही बयान कर रहा हूँ, और क्या बोलूं मैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब आ जाते हैं लास्ट टॉपिक पे, सेलिंग। सेलिंग, ठीक है। सेलिंग रेफर्स टू द शॉर्ट टर्म नीड टू क्लोज अ सेल, गेट एन एग्रीमेंट साइंड और अल्टीमेटली डू व्हाट नीड्स टू बी डन टू सेल अ प्रोडक्ट। अगर तुम इस डेफिनेशन को देखोगे ना, इसमें डेस्परेशन है, एक एग्रेशन है, कि सेलिंग एक शॉर्ट टर्म नीड है। एक शॉर्ट टर्म नीड है। शॉर्ट टर्म नीड का मतलब क्या होता है कि यार लेट सपोज आपको एक ऑब्सेशन हो रहा है, आप उस ऑब्सेशन को फुलफिल करने के लिए कोई ना कोई चीज करोगे, परफॉर्म करोगे। सही है, वो आपने परफॉर्म कर लिया, आपका वो ऑब्सेशन खत्म हो गया। तो सेल भी क्या है? एक शॉर्ट टर्म नीड, एक ऑब्सेशन है कि यार एक कस्टमर आया है, इसे कुछ ना कुछ तो सेल करना है। ठीक है, तो शॉर्ट टर्म नीड है टू क्लोज अ सेल। आपने क्या करना पड़ेगा? एक डील को क्लोज करना पड़ेगा, आपने एक एग्रीमेंट को साइन करवाना पड़ेगा, आपने हर वो चीज करनी है कि आप प्रोडक्ट सेल कर लो। यहाँ पे आप डिस्काउंट भी दोगे, यहाँ पे आप जो है वो डेमो भी दे दोगे, ट्रायल पीरियड भी दे दोगे, आप क्या करोगे कि इंस्टॉलमेंट बेस से पेमेंट ले लोगे, कुछ भी करोगे, लेकिन आप क्या करोगे? सेल क्लोज करोगे। सही है, तो यहाँ पे आपके पास अगर सेलिंग को मैं मार्केटिंग से कंपेयर करूं, तो मार्केटिंग में तो हमने ये देखा था कि आपका प्रोडक्ट क्या होगा। सही है, वहां से चले थे, तो वहां पे तो कोई अर्जेंसी नहीं है, कोई इमरजेंसी नहीं है, चीजों को बिल्कुल आपने क्या किया है? प्लान किया है और उसे एग्जीक्यूट किया है। यहाँ पे कोई प्लानिंग, कोई एग्जीक्यूशन नहीं होती है। यहाँ पे सीधा सीधा क्या करते हो? एग्जीक्यूट कर रहे होते हो, कि उस वक्त जो आपको बेहतर लग रहा होता है, दैट इज योर प्लानिंग एंड दैट इज योर एग्जीक्यूशन। सही है, अब मैं ये जो सारे पैराग्राफ्स बैठ के पढ़ूंगा ना, तो लिटरली इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहतर हो। आप लोग 2 रीड जरूर कीजिएगा ताकि आपको पता चल जाए कि बात क्या हो रही है। जो असल चीज ना वो ये है, देखो सबसे पहले डेफिनेशन। अगर डेफिनेशन जो मैंने बताई थी कि मार्केटिंग जो है एक प्रोसेस है जिसमें आप क्रिएट करते हो, कम्युनिकेट करते हो, डिस्ट्रीब्यूट करते हो, एक्सचेंज करते हो वैल्यू अपने कस्टमर के साथ। सही है, यहाँ पे लिखा हुआ है मार्केटिंग इज द सिस्टमैटिक प्लानिंग। आप प्लान करते हो, सही, उस प्लानिंग को इंप्लीमेंट करते हो, और फिर इंप्लीमेंटेशन के दरमियान आप क्या करते हो? कंट्रोल करते हो। देखो आपने प्लान किया, आपने इंप्लीमेंट किया, लेकिन अगर आप कंट्रोल नहीं करोगे तो इंप्लीमेंटेशन खराब हो सकती है। कंट्रोल कैसे करोगे? फीडबैक्स के थ्रू। सही है, तो आप प्लान करोगे, इंप्लीमेंट करोगे, कंट्रोल करोगे किसको? तमाम बिजनेस एक्टिविटीज को, कि यहाँ पे बायर और सेलर आपस में मिल जाएं। सही है, सेल्स, अ सेल is a transaction between two parties where buyer receives goods and services in exchange for money। अब यहाँ पे आपने चीज नोट की कि मार्केटिंग क्या कर रहा है? बायर सेलर को नजदीक लेकर आ रहा है,
और सेल जो है वो क्या कर रहा है कि इनके बीच में एक्सचेंज करवा रहा है। तो वो जो एक्सचेंज ऑफ वैल्यू था ना लास्ट वाला, वो सेल। मतलब मार्केटिंग के 4 हिस्सों में से जो सबसे चौथा हिस्सा है वो सेल्स। सही है। तो मार्केटिंग इज नेवर इक्वल टू सेल्स, बल्कि मार्केटिंग इज अ ब्रॉडर टर्म, मार्केटिंग इज अ ब्रॉडर टर्म, और सेल जो है थोड़ी शॉर्टर टर्म है। सही है। अप्रोच, मैंने आपको बताया था कि मार्केटिंग की जो अप्रोच होती है उसकी जो स्कोप होता है काफी ब्रॉड है। ब्रॉडर रेंज ऑफ एक्टिविटीज टू सेल प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। सही है। आपने क्या करना है, सारी एक्टिविटीज को परफॉर्म करना है कि आप क्या करो, प्रोडक्ट को सेल कर दो। सही है। उसके साथ साथ आपने फिर क्लाइंट को रिटेन भी करना है, क्लाइंट रिलेशनशिप एक्सेट्रा। सही है। यहाँ पे आप क्या करते हो, डिटरमाइन करते हो कि फ्यूचर नीड क्या होगी क्लाइंट्स की, और ऐसी स्ट्रेटेजीज बनाते हो ताकि आप क्या करो कि एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बना सको। और सेल्स के अंदर क्या है कि आपने कस्टमर की डिमांड के हिसाब से क्या करना है, उसको प्रोडक्ट करंटली आपके पास मौजूद है वो ऑफर कर देना है। कि यहाँ पे लेट सपोज एक कस्टमर आया, उसकी डिमांड थी, आपके पास वो प्रोडक्ट डेफिनेटली मौजूद होगा या नहीं होगा, अगर वो मौजूद नहीं है तो आप उसको जाने दोगे नहीं, आप उससे क्लोज प्रोडक्ट उसको सेल कर दोगे, उसकी नीड बनाकर कि भाई तुम ये परचेज कर लो। हाँ, बाद में वो सेल्स पर्सन जाके फीडबैक दे सकता है कि भाई इन कस्टमर को ऐसा भी प्रोडक्ट चाहिए तो आप ऐसा भी बना दो, लेकिन एट दैट टाइम उसने ये नहीं बोला कि हमारे पास आप वाला प्रोडक्ट मौजूद नहीं है, तो 2 साल के बाद ना तब आपको सेल कर देंगे। अभी उसने बोला जो है वो चिपकाओ, और फिर 2 साल के बाद दूसरा प्रोडक्ट भी बना लेंगे। डन। फिर लिखा हुआ है फोकस, ओवरऑल पिक्चर टू प्रमोट डिस्ट्रीब्यूट प्राइस प्रोडक्ट फुलफिल कस्टमर्स वांट्स एंड नीड्स थ्रू प्रोडक्ट और सर्विसेज द कंपनी कैन ऑफर। यहाँ पे फोकस क्या होता है कि आपने वो प्रोडक्ट बनाना है जो कस्टमर चाहता है, वो प्रोडक्ट प्रमोट करना है जो कस्टमर चाहता है, वो प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूट करना है जो कस्टमर चाहता है, वो प्रोडक्ट सेल करना है जो कस्टमर चाहता है। सही है। सेल्स में क्या होता है कि आपने अपना सेल्स टारगेट मीट करना है, वो प्रोडक्ट बना है नहीं बना जो कस्टमर को चाहिए, वो चीज कम्युनिकेट हुई है नहीं हुई जो कस्टमर को चाहिए, वो चीज डिस्ट्रीब्यूट हुई है जो नहीं हुई कस्टमर को चाहिए, जो मौजूद है ना वो कस्टमर को सेल करके अपने सेल्स वॉल्यूम को बढ़ाना है। सही है। फिर जो अगर मार्केटिंग की बात करें तो ये प्रोसेस जो है ना आपके पास डाइवर्स प्रोसेस, यहाँ पे सप्लायर्स भी कनेक्टेड होते हैं, यहाँ पे आपके पास जो बिजनेस के एम्प्लॉयज होते हैं वो भी कनेक्टेड होते हैं, एम्प्लॉयर भी कनेक्टेड होता है, लेंडर्स भी कनेक्टेड होते हैं। सही है। फिर सेलर भी कनेक्टेड होते हैं और बायर्स भी कनेक्टेड होते हैं। लेकिन जो सेल्स का प्रोसेस होता है वन ऑन वन होता है कि सेल्स पर्सन वर्सेस बायर। सही है। फिर स्कोप की बात मैंने आपसे कर ली कि मार्केटिंग का स्कोप बड़ा है, सेल्स का स्कोप छोटा है। सही है। फिर होराइजन की बात करें तो मार्केटिंग का होराइजन लॉन्गर टर्म है, मेरे ख्याल से अंडरस्टूड से बात है, और शॉर्ट टर्म है स्ट्रेटेजी। मैंने क्या कहा था, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है पुल स्ट्रेटेजी, यहाँ पे आप उसको घेरते हो। सही है। और सेल्स की स्ट्रेटेजी पुश स्ट्रेटेजी, ले खरीद खरीद साले खरीद। ठीक है। तो ये क्या है आपके पास, पुश स्ट्रेटेजी है। सही है। प्रायोरिटी, मार्केटिंग की प्रायोरिटी होगी कि वो कस्टमर के साथ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बनाए, और सेलिंग की जो स्ट्रेटेजी होगी कि उसने क्या करना होगा कि जो मार्केटिंग का एक्चुअल पर्पस है ना, जो आखिरी चीज है वो एक्सचेंज ऑफ वैल्यू, वो पर्पस का अचीव करना है। ठीक है। ये बड़ी अच्छा पॉइंट है, इसको समझने की जरूरत है। मार्केटिंग में आइडेंटिफिकेशन होती है ब्रांडिंग की, मार्केटिंग में आइडेंटिफिकेशन होती है ब्रांडिंग की, कि ब्रांडिंग ही मार्केटिंग को हेल्प करता है। सेलिंग में आइडेंटिफिकेशन ब्रांडिंग की नहीं होती, सेल्स पर्सन की होती है। देखो, लेट सपोज मैं एक एडवर्टाइजमेंट देखूंगा, सही है, और वो किसी बड़े ब्रांड की होगी, तो मैं उसको अप्रिशिएट भी करूंगा, मैं उससे इंस्पायर भी होऊंगा, मैं उसको एक्नॉलेज भी करूंगा, शायद मैं परचेज करने भी चले जाऊं। सही है। तो ये जो मार्केटिंग को हेल्प कर रहा है वो एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रही, उस एडवर्टाइजमेंट को भी हेल्प कौन कर रहा है, ब्रांडिंग कर रही है। तो ब्रांडिंग होगा पीछे, ब्रांड होगा पीछे। सही है। कि लेट सपोज अगर कोई बड़ा इवेंट है और पता चला कि इसको तो इस बड़े ब्रांड ने स्पॉन्सर किया, यार ये तो बेहतरीन है, इसके बड़े स्पॉन्सर है इनके पास, तो स्पॉन्सर कौन है, ब्रांड्स है। सही है। सेल्स में अक्सर क्या होता है कि मैं कुछ परचेज करने के लिए जाता हूँ, मैंने बोला यार ये तो बड़ी ब्रांडेड चीज है, यार सर सिर्फ नाम होता है कुछ भी नहीं है, यही चीज इसमें मिल रही है, 5,000 रुपए का फर्क है, ये परचेज कर लो, ये तो नाम के पैसे चार्ज कर रहे होते। आपको इतना मैनिपुलेट कर देंगे ना कि ब्रांड जो है वो पीछे रह जाएगा, कि अगर सेल्स पर्सन की वो सेलिंग स्किल्स होंगी कि वो क्या करेगा, आपको नॉन ब्रांडेड प्रोडक्ट सेल कर देगा, नॉन ब्रांडेड प्रोडक्ट सेल कर देगा। सही है। अक्सर ऐसा होता है, सेल्स पर्सन के पास जाता है, बोलते हैं भाई तुमने तो बोला था कि यार ये तो बहुत चलेगा, तो बोलेगा भाई मैंने तो ये बोला था कि ज्यादातर कस्टमर जो परचेज करके जाते हैं उनको कभी भी कंप्लेन नहीं आई। सही है। अब तुम्हें आगे हम क्या कर सकते हैं, तो वारंटी में थोड़ी था। बोले भाई साले उस वक्त तो तू बड़ा अच्छा था, अब ये क्या कर रहा है। तो सेल्स पर्सन क्या कर रहा होता है कि वो इन्फ्लुएंस मैनिपुलेट कर रहा होता है, और मार्केटिंग के अंदर कौन मैनिपुलेट करता है, ब्रांड।
कि अक्सर लोग बोलते हैं थोड़ा सा महंगा खरीद लो, लेकिन क्या है कि ब्रांडेड खरीदो ताकि उसकी क्रेडिबिलिटी हो, चीज खराब ना हो, यूनिफॉर्मिटी हो। सही है। और जो सेल्स में ना सेल्स पर्सन होता है, वहां पे ब्रांड मैटर नहीं करता। अगर आप सेल्स पर्सन के हत्थे लग गए ना, तो वो अपनी कोशिश करेगा, अगर उसको ब्रांड सेल करना होगा तो ब्रांड सेल करेगा, अगर उसको नॉन ब्रांडेड आइटम सेल करना तो वो नॉन ब्रांडेड आइटम सेल करेगा। विद दिस वी हैव कंप्लीटेड चैप्टर नंबर 7, मार्केटिंग कॉन्सेप्ट्स। आई होप आपको समझ आ गया होगा। किसी का कोई सवाल है तो प्लीज आप लोग पूछ सकते हैं, आई विल आंसर। जिस तरह स्कूल में ओरिएंटेशन होती है वो मार्केटिंग में सेल्स एडमिन वाला, बिल्कुल ऐसा ही है। जो हम लोग सोशल मीडिया पे पोस्ट लगा रहे होते हैं, सही है, जो हम या आपको इनवाइट कर रहे होते हैं ओरिएंटेशन वगैरह की तरफ, तो एक दफा तुम लोग ओरिएंटेशन में आ गए, तुम लोग सेल्स पर्सन के हाथ लग जाओगे, और फिर वो क्या करेगा, कुछ ना कुछ करके तुम्हें सेल करने की कोशिश करेगा। जी कड़वा सच है। सही है। और वो तुम्हें घेर लेगा। सही है। तो इट हैपेंस। सही है। अच्छा है बुरा है मैं उस पर कमेंट नहीं करूंगा, क्योंकि हम अगेन इंट्रोडक्शन टू बिजनेस पढ़ रहे हैं, इंट्रोडक्शन टू कंज्यूमर या कस्टमर नहीं पढ़ रहे हैं। तो बी स्मार्ट अबाउट इट, कि जब तुम बिजनेस के साथ डील कर रहे हो तो उनका अल्टीमेट पर्पस होता है कि वो जो प्रोडक्ट बना के बैठे हुए हैं उनको तुम्हें सेल करना होता है। सही है। तो ये बेसिकली आज की क्लास थी। आई होप आपको सारी चीजें समझ आ गई होगी। ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अगली क्लास में। अल्लाह हाफिज। रजिस्ट्रेशन के लिए जिस जिससे रुकना है